नमस्कार दोस्तों, शुक्ला क्लासेज थानागाजी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपनी जो क्लास है वो हिंदी की क्लास है, जिसमें सबसे पहले वर्ण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ण। अब आपको पता होगा कि वर्ण होता है जो किससे मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए, वर्ण होते हैं जो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, वर्ण दो प्रकार से, जैसे स्वर और व्यंजन। आपने पहले भी पढ़ा होगा और आज भी आप पढ़ोगे, तो आप बताना कि भाई वर्ण क्या होता है। अब देखो इधर, वर्ण है जो स्वर और व्यंजन से मिलकर बना होता है। वर्ण किससे मिलकर बना होता है? स्वर और व्यंजन से। अब आपको पता है कि ये दो से मिलकर बना होता है, एक तो स्वर हो गया और एक व्यंजन। व्यंजन उसे कहते हैं जो स्वर के आधार पर, मतलब एक चीज तो ये होता है, एक तो अपन स्वर में क्या आता है, एन आर, एम, ये आते हैं, परंतु जो व्यंजन होते हैं वो सिंगल कभी भी बने हुए नहीं होते। आपको पता होना चाहिए, स्वर किसी की भी सहायता नहीं लेते हैं। स्वर क्या नहीं करते? किसी की भी सहायता नहीं लेते हैं। किसी की भी सहायता नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं। ठीक है। अब आपको पता चल गया स्वर किसी की भी सहायता नहीं लेते हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि व्यंजन किसे कहते हैं। कि जो व्यंजन होता है, तो व्यंजन में आपको पता होना चाहिए कि स्वर किसी की सहायता नहीं ले रहा है, तो व्यंजन तो किसी ना किसी की सहायता लेगा। आपको पता है, जैसे व्यंजन में लिखूं कै, क्या है ये? कंप्लीट क्या है? कै। इसके अंदर आपको पता हो क्या बैठा है? इसके अंदर ए बैठा है। क्या बैठा है? ए बैठा है। और जो ए है वो क्या है? स्वर है। क्या है रे? स्वर। समझ गए ना? तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्वर पढ़ेंगे कि स्वर सर कितने होते हैं, नहीं है, और स्वरों की जो मात्रा है वो कितनी होती है, और स्वरों का जो कंप्लीट विभाजन है वो कितने प्रकार से किया गया है। तो आज अपन पढ़ेंगे क्या? स्वर। देखो, स्वर आपको बता दूं मैं, स्वर होते हैं कुल 11। जैसे मान लो ए, आ, ई, 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 ऊ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है। अपने को पता है स्वर कितने हैं? 11। परंतु पहले भी जो टीचर होते थे वो लास्ट में दो चीज और बताते थे, अंग और ए। ठीक है ना? ये दो चीज बताते थे। अब आपको बताओ, ये जो बिंदी लगी हुई है, ये बिंदी क्या है? आपको पता हो तो अनुस्वार होता है। क्या होता है? अनुस्वार। इसे क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। और जो ये दो बिंदी लगी हुई है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें विसर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विसर्ग बोला जाता है। तो इसलिए आपको पूछा जाए कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11। समझ गए ना? तो कुल स्वर कितने हुए? कुल स्वर हो गए अपने 11। कितने हो गए कुल स्वर? कुल स्वर हो गए 11। ठीक है ना? अब आपको पूछा जाए कि मात्राएं इनकी कितनी होती है। अब देखो, मात्रा। मात्रा। अब आपको पता होना चाहिए, जो मात्राएं है उसमें देखा जाए तो सबसे पहले ए की कोई भी मात्रा नहीं होती है। ए की कोई भी मात्रा नहीं होती है। आ की दिख रही है आपको, ये क्या है? इसकी मात्रा है। ई की क्या है? ये मात्रा है। बड़ी ई की क्या है? ये मात्रा है।
उसके बाद ऊ, क्या है, ऊ। उसके बाद बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा क्या है, ये है। उसके बाद री, क्या है, री। उसके बाद ए, समझ गए ना। उसके बाद आई, ये लो आई। उसके बाद ओ, ये हो गया ओ। उसके बाद औ, ठीक है ना। ये अपनी क्या हो गई, कंप्लीट मात्रा हो गई। अब आपको पूछा जाए, जो कंप्लीट मात्राएं हो गई, आपको देखा जाए कि मात्राओं की जो मात्राएं होती है वो कुल कितनी होती है, कुल 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है। क्वेश्चन पूछा जाए आपको स्वर कुल कितने होते हैं, तो स्वर कुल कितने होते हैं, 11 होते हैं। इनकी मात्राएं पूछ जाए तो कितनी मात्राएं होती है, इनकी 10 मात्राएं होती है। समझिए ना। अब 10 मात्राएं होती है तो आपको यहां तक पता चल गया। तो इसके आगे आप देखो इनका विभाजन। विभाजन में देखा जाए तो सबसे पहले जो विभाजन करेंगे अपन, जो मात्रा के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर करेंगे, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, आधार पर, ठीक है, मात्रा के आधार पर। अब आपको पता होगा कि मात्राएं होती है या तो छोटी होती है या बड़ी होती है। तो आपको पता चल गया कि मात्राएं कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। पहली कौन सी है, पहले को बोला जाता है ह्रस्व। क्या बोला जाता है, ह्रस्व। या इसे क्या कहा जाता है, लघु। क्या बोला जाता है, लघु। या क्या कहा जाता है, मूल। ठीक है, मूल कहा जाता है। दूसरी मात्रा कौन सी है, दीर्घ। कौन सी मात्रा है, दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है, यौगिक। यौगिक का मतलब क्या है, गुरु। समझ गए ना। इसी एक का ही नाम क्या है, दीर्घ भी है, यौगिक भी है और गुरु भी है। ह्रस्व का मतलब छोटा होता है, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। अब देखो, आपको पूछा जाए ये जो री है, जो आपको पूछा जाए कि ये जो री है वो कहाँ पर यूज की जाती है। एक री तो ये होती है और एक री ये होती है। जो ये इस री को संस्कृत में यूज किया जाता है, क्योंकि बड़ी री होती है उसको संस्कृत में यूज किया जाता है। और ये कौन सी री हो गई, छोटी री। अब आपको पता है जो ह्रस्व है इससे छोटा क्या है, ए है। इससे छोटा क्या है, ई है। उससे छोटा क्या है, छोटा ऊ है। और उसके बाद री है। तो आप देखो, मैं ह्रस्व में क्या लिखूं, ए, ई, ऊ और री, ठीक है ना। अब देखो दीर्घ के अंदर, दीर्घ के अंदर आपको पता हो जो सब कुछ, जो 11 मात्राएं है उनमें से 4 मात्राएं मैंने छोटी मात्राएं लिख दी। और जो 7 बच गई वो किस में आएगी, दीर्घ के अंतर्गत आएगी। और कौन कौन सी आएगी, दीर्घ के अंतर्गत आएगी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। आप कहोगे गुरुजी ए और आई को क्यों नहीं लिया। आपको पता होगा ए के अंदर क्या बैठा है, ए प्लस ई बैठा है। समझ गए ना। तो इसलिए इस चीज को अपन यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए मात्रा के आधार पर कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी को कहा जाता है लघु या मूल या ह्रस्व भी बोला जाता है। और वैसे अपने सेकंड देखा जाए तो वो कौन सी है, बड़ी, जिसे दीर्घ बोला जाता है, यौगिक बोला जाता है या गुरु भी बोला जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन उठते हैं। जो ह्रस्व है, ह्रस्व जो स्वर है उसमें कितनी मात्राएं है, कुल मात्राएं होती है 4, ठीक है। और जो बड़ी होती है उसके अंदर कितनी होती है, 7, ठीक है ना। ये अपना क्या है, इनका विभाजन का पहला स्टेप है जो मात्रा के आधार पर है। अब देखो दूसरा, दूसरे का मतलब कि ये है, आपको पता होगा जो पहली है जो मात्रा के आधार पे है और दूसरा पूछा जाए होठों के आधार पर। आपको पता है होठों के आधार को ओष्ठ बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
ओष्ठ। होठों को क्या बोला जाता है? ओष्ठ। तो ओष्ठ के आधार पर अब देखो, अपने जो होठ है, आपको पता होगा, दर्पण के सामने जाके देखना कि अपने होठ इन सभी में से कैसे किस प्रकार से बोले जाते हैं, या अपने होठों से जो आवाज निकलेगी वो इनमें से कौन से है। आप देखो, मैं बोल रहा हूं ए ए निकल रही है? नहीं निकल रही ना। आ नहीं निकल रही। ई ई ऊ ऊ। मेरे होठ गोल हो रहे ना, गोल हो रहे ना। गोल का मतलब क्या है? वृत्ताकार। क्या है? वृत्ताकार। तो पहला क्या आ गया? वृत्ताकार। और दूसरा क्या आ गया? अवृत्ताकार। क्या आ गया? अवृत्ताकार। समझ गए ना। अब देखो, वर्ताकार में मैंने बोला उ उ, उसके बाद री, उसके बाद ए आई, उसके बाद ओ औ। आपको पता चल गया होठ कैसे हो रहे? गोल हो रहे ना। आप अपने दर्पण के सामने भी आप जाके बोल सकते हो। अब देखो, वर्ताकार में क्या आएगा? उ उ। आगे क्या आएगा? ओ औ, ओ औ। समझ गए ना। ये जो वर्ताकार है, अपने जो होठ की आकृति है वो क्या हो रही है? गोल हो रही है। अब जो बच के जो किसमें आएंगे? अवर्ताकार के अंतर्गत आएंगे। जैसे ए आ ई ई री ए आई। कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। कितने हो गए रे? सात। और ये कितने हो गए? ये हो गए चार। समझ गए ना। आपको दो भागों में मैंने बताया है। पहला जो विभाजन है वो किसके आधार पर है? मात्रा के आधार पर। मात्रा का मतलब ये होता है, दो होती है, एक छोटी और बड़ी। छोटी को आपको बोला जाता है ह्रस्व, लघु या मूल बोला जाता है। और मूल में कौन कौन से आते हैं? आ बड़ा होता है, उससे पहले क्या आएगा? ए। बड़ी इससे पहले क्या आएगा? छोटी। बड़े उससे पहले क्या आएगा? छोटा ऊ। और री होती है, वो दो होती है, एक तो बड़ी री होती है और एक छोटी री होती है। तो अपने जो हिंदी में कौन सी री यूज करते हैं? छोटी री यूज किया जाता है। अब दूसरा क्या है? ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ का मतलब क्या है? जो अपने होठ है उनकी आकृति के आधार पर। अब अपन बोलेंगे तो उसी प्रकार से उ ऊ ओ औ। समझ गए ना। उसके बाद देखो अवर्ताकार। ए का मतलब होता है नहीं। समझ गए ना। नहीं। जहां पर ए लग जाता है वहां पर नहीं माना जाता है, या किसी भी चीज को मना करने का कार्य करता है। अब देखो अगला जो तीसरा है वो क्या है? जीव के आधार पर। क्या है? जीव के आधार पर। अब आपको पता होगा, जीव के जो आधार पर है तो आपके जीव कुछ भी बुला सकती है। जीव के आधार पर, आधार पर। ठीक है। अब एक चीज बताओ, आपकी जो जीभ है उसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, क्योंकि आपकी जीभ ऐसी है या नहीं है? हाँ गुरुजी, हमारी जीभ तो ऐसी ही है। अब आपको पता है आपकी जीभ ऐसी है, तो स्वाद आप चखते हो तो अगले आगे की जो नोक होती है उसे क्या कहा जाता है? अग्रभाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अग्रभाग बोला जाता है। उसके जो बीच वाला भाग है उससे क्या कहा जाता है? मध्य भाग बोला जाता है। उसके बाद जो लास्ट वाला भाग है उससे क्या कहा जाता है? पश्चिम भाग कहा जाता है। अब आपको पता चल गया कि गुरुजी आगे आगे वाला जो भाग है वो अग्र भाग है, बीच वाला भाग है जो मध्य भाग है, और आखिरी जो भाग है वो पश्चिम भाग है। अब आप देखो, अग्र से आप क्या ध्यान रख लो? अग्रीय ध्यान रख लो। क्या ध्यान रख लो? अग्रीय। अब समझ गए अग्रीय, ग्रीय। समझ गए ना। ऐसे अग्रीय, अग्रीय हो गया तो किसकी आ रही है ध्वनि? ईए की आ रही है। किसकी आ रही है? ईए की। तो छोटा ई, बड़ा ई, ए और आई। समझ गए ना। उसके बाद मध्य में क्या आएगा?
ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। उसके बाद आपको पूछा जाए पश्चे भाग। पश्चे भाग में अब क्या क्या बच गए? आ बच गया, ऊ बच गया, बड़ा ऊ बच गया। री किसके अंतर्गत आएगी? अग्र भाग के अंतर्गत आएगी। अब आगे देखो, री हो गया, ए हो गया, आई हो गया, और ओ हो गया, और औ हो गया। आपको क्वेश्चन पूछा जाए अग्र भाग के अंतर्गत कितने आते हैं, तो अग्र भाग के अंदर स्वर 5 आते हैं। छोटाई, बड़ाई, ए, आई और री आता है। मध्य भाग के अंदर सिर्फ एक ही स्वर आएगा, वो है ए। समझिए। और जो पश्चिम भाग है उसमें क्या आएगा? आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ आएगा। अब देखो, इनको देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल कितने हो गए? 11 हो गए। परंतु आपके जो क्वेश्चन उठ के आएगा वो इस प्रकार से आएगा कि जो अग्र भाग के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं या नहीं आते हैं। कितने हो गए अपने? 3 विभाजन हो गए। पहला तो मैंने बताया था मात्रा के आधार पर, दूसरा बताया था ओष्ठ के आधार पर, और तीसरा बताया जीव के आधार पर। अब चौथा देखो आप, चौथा है अपना, अब अपना चौथा देखो, चौथा है मुंह है खुलने के आधार पर। मुंह है खुलने के आधार पर। मुंह है खुलने के आधार पर। अब आपको पता चल गया मुंह है खुलने के आधार पर। और इसके कितने पार्टीशन है? इसके 4 पार्टीशन है। पहला तो है संवृत। क्या है? संवृत। दूसरा क्या है? अर्ध संवृत। अर्ध संवृत। अर्ध संवृत। तीसरा क्या है? तीसरा है विवृत। ठीक है। चौथा क्या है? अर्ध विवृत। अर्ध विवृत। ठीक है। कितने हो गए? 4 हो गए। अब आप बोलोगे गुरुजी इनका मतलब क्या है? विवृत का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास 11 स्वर है, उसमें से आप आ को बोलो, जोर पूरा लग रहा है ना, आ, मुंह पूरा खुल रहा है ना, हाँ, तो विवृत के अंतर्गत आएगा पूरा मुंह खुलना। पूरा मुंह द्वारा बोला जाता है और वो होता है आ। क्या आता है? आ। अब देखो अर्ध संवृत। अर्ध संवृत है जो आधे किसी ना किसी से बने हुए है। तो मैंने आपको बताया था एक किससे बना हुआ है? ए प्लस ई से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें क्या आएगा? अर्ध में ए आएगा और क्या आएगा? ओ आएगा। समझ गया ना? अब संवृत है, संवृत के अंतर्गत क्या आएगा? छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और औ आएगा। समझ गए ना? ऊ और औ आएगा। और लास्ट में जो बच गए वो किसके अंतर्गत आएंगे? अर्ध विवृत के अंतर्गत आएंगे। जैसे आई, ओ, औ और री। समझ गए ना? अब काउंट करो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक कौन सा रह गया भाई? एक ए बच गया। कौन सा रह गया? ए बच गया। तो कुल कितने हो गए? ये 11 हो गए। समझ गए ना? कितने बार बताया मैंने? इनके जो भाग है, पहला जो भाग है वो मात्रा के आधार पर है, दूसरा ओष्ठ के आधार पर है, तीसरा जीभ के आधार पर है, चौथा मुंह खुलने के आधार पर। अब लास्ट जो 5वां भाग है वो भी देख लेते हैं कि 5वां भाग कौन सा है। अब 5वां जो भाग है वो नासिका के आधार पर है। किसके आधार पर है? नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर। आधार पर। ये कितने भाग हैं इनके? 2 भाग है। एक तो है अनुनासिक। अनुनासिक। दूसरा कौन सा है? निर्नुनासिक। निर्नुनासिक। अब देखो अनुनासिक और
निर्नुनासिक। कई बार आप बोलते हो कि भाई तू नाक में क्यों बोल रहा है। नाक का मतलब ये है, जैसे एक सिंगर भी अपना हिमेश रेशमी, उसके द्वारा भी जो सॉन्ग बोल गाए जाते हैं वो सारे कैसे गाए जाते हैं, नाक से गाए जाते हैं। अनुनासिक का मतलब ये है नाक के पीछे से आवाज आनी। समझ गए ना। जैसे मैं लिखूं ए, आ रही है क्या, नहीं आ रही। अब मैं इसके चंद्र बिंदु लगा दूं तो अब क्या हो जाएगा, ये अनुनासिक हो जाएगा। तो कंप्लीट जो अपने स्वर है उनके क्या लगा दो, कंप्लीट अपने स्वरों के चंद्र बिंदु लगा दो। अब उसमें आगे क्या है, निर्नुनासिक। निर्नुनासिक का मतलब ये है कि चंद्र बिंदु नहीं लगाना। तो कंप्लीट क्या आ जाएंगे अपने, चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, वो क्या होंगे, निर्नुनासिक होंगे। समझ गए ना। 5 विभाजन बताए, मात्रा के आधार पर, दूसरा है ओष्ठ के आधार पर, तीसरा है जीभ के आधार पर, चौथा है मुंह खुलने के आधार पर, पांचवा है नासिका के आधार पर। अब आपको जो सेकंड क्लास होगी उसमें बताया जाएगा आपको कि स्वर तंत्र के आधार पर स्वर कुल कितने होते हैं। क्योंकि स्वर तंत्र के आधार पर अपन देखेंगे, जैसे आप कई टीचरों के पास पढ़ते हो कि स्वर तंत्र क्या होता है, तो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको अगली क्लास में दी जाएगी। ठीक है।